हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एनबी ई लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम कक्षा 12वीं के पॉलिटिकल साइंस के पार्ट 6 अंतर्राष्ट्रीय संगठन को लेकर आए हैं। इस चैप्टर से कुछ महत्वपूर्ण जो नोट्स हैं ताकि चैप्टर आपको समझ में आ जाए, तो इस वीडियो में वो समझाया गया है। तो ध्यान से वीडियो को अंत तक देखें। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन वह संगठन होते हैं बेटा जो पूरे देशों के लेवल पे होते हैं। किसी एक देश का इसमें हिस्सा नहीं होता, बहुत सारे देश इसमें शामिल होते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनते हैं। ठीक है, हम इस चैप्टर में मोस्टली यूएन के बारे में बात करेंगे जो संयुक्त राष्ट्र संघ है। तो पहला पॉइंट क्या है बेटा, अंतर्राष्ट्रीय संगठन अपने उद्देश्यों में व्यापक होते हैं, यानी बहुत सारे उद्देश्यों को लेकर बनते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विवादों के समाधान, शांति, सुरक्षा स्थापित करने। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन का उद्देश्य क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो विवाद, जो लड़ाइयाँ, जो बहसें, जो मनमुटाव है, उनके समाधान, शांति व सुरक्षा स्थापित करने में व विभिन्न देशों के मध्य, बहुत सारे देशों के बीच में सौहार्दपूर्ण यानी अच्छे, प्रेम पूर्वक वातावरण का निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो कोई मुझसे पूछे कि भाई अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्यों बनाए गए हैं, तो विभिन्न देशों के बीच शांति, सुरक्षा और विवादों के समाधान के लिए बनाए गए हैं। तो आपको मेन पॉइंट क्या करना है कि विवादों के समाधान, शांति व सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाए गए हैं। ठीक है बेटा। अच्छा, आवश्यकता क्यों है? आपने अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मतलब समझ लिया कि वह संगठन जो जिनमें बहुत सारे देशों का भाग होता है, जिसमें बहुत सारे देश शामिल होते हैं। जब एक देश शामिल हो राष्ट्रीय संगठन बन जाएगा। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय कब बनता है, जब एक, दो से अधिक देश शामिल हो। क्यों आवश्यकता है इसकी? महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान से देखेंगे बेटा। नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान। भाई जो इंटरनेशनल लेवल पे जो लड़ाइयाँ हैं, जैसे कि भाई इंडिया पाकिस्तान के मान लो आतंकवाद की लड़ाई है, उसके लिए शांतिपूर्ण समाधान। या अफगानिस्तान में तालिबान हमला हो गया, उसके लिए समाधान। विभिन्न देशों के बीच विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करने के लिए संगठन जरूरी है। सेकेंड पॉइंट, युद्धों की रोकथाम के लिए। लास्ट वर्ल्ड वार 1945 में ख़त्म हुआ था, जो द्वितीय वर्ल्ड वार था 1939 से 1945। तो शुक्र है उसके बाद कोई तीसरा वर्ल्ड वार नहीं हुआ, तो युद्धों की रोकथाम में सहायक है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है बहुत महत्वपूर्ण, विश्व के आर्थिक विकास में सहायक। आज हम घर बैठे वीवो, ओप्पो का फ़ोन यूज़ कर पा रहे हैं, सैमसंग, ये सारी कंपनियां विदेश की है। तो एक देश का दूसरे देश से व्यापार होता है, एक दूसरे को आर्थिक सहयोग देते हैं। यानी जी इंटरनेट का आविष्कार अमेरिका ने किया, लेकिन आज हम यूज़ कर रहे हैं और आप इसकी वजह से पढ़ पा रहे हो। तो क्या है, विश्व के आर्थिक विकास में सहायक। ठीक है, प्राकृतिक आपदा महामारी से निपटना, जैसे कोरोना महामारी चल रही है इस समय, तो WHO ने कहा ना कि ये फैलता है, हवा से फैलता है, तो मास्क लगाओ। और पूरे वर्ल्ड में हर कई देशों में लॉकडाउन भी लगाया गया। तो प्राकृतिक आपदा महामारी से निपटने में भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। साथ में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देती है। ठीक है, जैसे विभिन्न देशों के बीच वार्तालाप होती है। अभी हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका के दौरे पे गए हैं, तो इस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना भी इसका उद्देश्य है। वैश्विक ताप वृद्धि, आजकल ये आ रहा है। वैश्विक ताप वृद्धि क्या है भाई? आपको पता है कि वो टेम्परेचर बढ़ रहा है धरती का। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है कि बर्फ़ जमी हुई है पहाड़ों पर, पिघल रही है, जिससे कई देश डूब सकते हैं। ठीक है, तो वैश्विक ताप वृद्धि से भी निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका अंतर्राष्ट्रीय संगठन निभा रहे हैं। तो क्यों आवश्यकता है, ये हो गया। और होते क्या है ये, जिन संगठनों में विभिन्न देश हिस्सा लेते हैं, शामिल होते हैं। नंबर 1, प्रथम विश्व युद्ध के बाद युद्ध को रोकने के लिए बनी संस्था राष्ट्र संघ, लीग ऑफ नेशन। यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद एक लीग ऑफ नेशन बना था, लेकिन वह असफल हो गया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद युद्ध को रोकने के लिए बनी संस्था राष्ट्र संघ, लीग ऑफ नेशन के असफल होने के कारण 1939 से 1945 सेकेंड वर्ल्ड वार हो गया। हालांकि फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड हुआ तो क्या बना था, लीग ऑफ नेशन। ये आ सकता है परीक्षा में कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद कौन सी संस्था बनी, लीग ऑफ नेशन, लीग ऑफ नेशन बनी। लेकिन वह असफल क्या हुआ कि सेकेंड वर्ल्ड वार हो गया इसके होते हुए। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा स्थापित करने के लिए फिर एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता महसूस की गई कि भाई ऐसे तो वर्ल्ड वार होते रहेंगे और दुनिया तबाह होती रहेगी, तो उसको रोकने के लिए एक और अंतर्राष्ट्रीय संगठन की मांग बढ़ी। तो 24 अक्टूबर, ये डेट याद रखनी है, परीक्षा में जरूर आएगा।
24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई। कब की गई बेटा? 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना की गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्थापना के समय संयुक्त राष्ट्र संघ में 51 सदस्य देश थे। कितने देश थे? 51। भारत भी इसके संस्थापक सदस्यों में शामिल था। तो ये आएगा क्या, इंडिया था? तो हाँ भाई था। कितने स्टार्टिंग में जब इसकी स्थापना की गई थी कितने देश शामिल थे? 51। मई 2013 तक इसके सदस्यों की संख्या 193 हो गई। 193वां देश कौन सा है बेटा? ये लेटेस्ट है। 193 कंट्रीज़, वर्ल्ड में 195 के करीब देश हैं, 196-95 जो भी करंट में गूगल कर लोगे आप। उनमें से 193 देश किसके सदस्य हैं? यूएनओ, यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं। जो 193वां देश बना उसका नाम याद रखना है, मल्टीपल में आएगा, दक्षिणी सूडान। तो बेटा अगला टॉपिक है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग क्या क्या हैं, मतलब क्या क्या इसके पार्ट्स हैं। तो इसके 6 अंग हैं बेटा। कितने अंग हैं? 6 अंग। कौन कौन से? सचिवालय, ये याद रखना है पहला क्वेश्चन। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं, ये आपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अभी करवाऊंगा तो उसमें भी आएगा कि कितने अंग हैं। 6 अंग हैं। तो पहला है सचिवालय, महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक व सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ये छठा खत्म हो गया है। न्यायसीता परिषद था 1994 तक, यानी 1945 से 1994 तक कौन सा था? न्यायसीता परिषद था, लेकिन 1994 में इसको एंड कर दिया गया। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के से 6 अंग हैं, सचिवालय, महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और न्यायसीता परिषद। अब आप इसके बारे में पढ़ेंगे कि इनका क्या क्या काम है और इनका हेड ऑफिस कहाँ है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो बेटा पूरा टेबल है, टेबल ध्यान से आपको याद करना है, नोट भी करना है। सुरक्षा परिषद, इसमें 5 स्थायी और 10 अस्थायी मेंबर हैं। टोटल कितने मेंबर है? 15। 5 को वीटो पावर मिली हुई है। इसका हेड ऑफिस क्या है? न्यूयॉर्क में। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? शांति व सुरक्षा कायम करना। भाई नाम ही सुरक्षा परिषद है, तो शांति एवं सुरक्षा कायम करना और सैन्य कार्यवाही करना। तो ये परीक्षा में आ सकता है कि सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य हैं? 15। स्थायी पूछे तो 5, अस्थायी तो 10, लेकिन सदस्य पूछे तो 15 हैं। हेड ऑफिस का है? मुख्यालय न्यूयॉर्क में। दूसरा महत्वपूर्ण, महासभा, जनरल मीटिंग जो हर साल या 6 महीने में एक बार होती है। तो महासभा में 193 मेंबर्स हैं। दक्षिणी सूडान 193वां देश है। न्यूयॉर्क में इसका हेड ऑफिस है। इसमें जितने भी इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? सदस्य प्रवेश व निलंबन, यानी किस देश को मेंबर बनाना है, किसको नहीं बनाना, पूरे साल का बजट क्या है, ये सब इसका काम है। ये शॉर्टकट में बेटा वीडियो ज़रूर देखें अंत तक, और अगर पसंद आए तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ये सब करें। ठीक है, ताकि हम और अच्छे से आपके लिए वीडियो लेकर आएँ। हाँ, न्यायसीता परिषद को इंग्लिश में ट्रस्टीशिप काउंसिल कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रस्टीशिप काउंसिल, न्यायसीता परिषद कहा जाता है इसे। इसमें 14 मेंबर हैं। न्यूयॉर्क में हेड ऑफिस है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, जो ख़त्म हो गया? विशेष क्षेत्रों की सामाजिक आर्थिक उन्नति, यानी कि विशेष क्षेत्रों में क्या सामाजिक आर्थिक उन्नति करना। जैसे कोई देश बहुत गरीब है उसको हेल्प करना। 1994 में पलाव के स्वतंत्र होने पर स्थगित, जब पलाव में एक कंट्री उसके होने पर ये स्थगित, सस्पेंड हो गया 1994 में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक तो ये जरूर आएगा बेटा, सुरक्षा परिषद जरूर आता है हर बार पेपर में। एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, 15 न्यायाधीश हैं इसमें। इसका हेड ऑफिस हैग में है। ठीक है, बाकी सबका न्यूयॉर्क में, इसका हैग में। ये देशों के जो आपस में विवाद होते हैं उनको सुलझाता है। ठीक है, आपसी झगड़ों को सुलझाने में हेल्प करता है। और सीमा विवाद, ठीक है भाई, जैसे इस देश ने इस पर कब्जा कर लिया तो इनको निपटाने में हेल्प करता है। अगला है सचिवालय, सेक्रेटरीट बोलते हैं इंग्लिश में। इसमें एक महासचिव होता है, अन्य कर्मचारी, हजारों में कर्मचारी होते हैं। न्यूयॉर्क में हेड ऑफिस है। जितने भी संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्य होते हैं डेली के, वो करता है। जैसे भाई कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी है, भाई LDC, UDC, MTS, गार्ड वार होते हैं ना काम करने के लिए, वो सब। और छठा है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, 57 इसके मेंबर है। न्यूयॉर्क हेड ऑफिस है इसका। इसका मुख्य उद्देश्य देखो, सामाजिक आर्थिक, तो आर्थिक, सामाजिक, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना, विकास करना, कोई प्रॉब्लम आए तो उसका समाधान करना। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं, उनके काम, उनके हेड ऑफिस, कितने मेंबर हैं, ये आपको याद करने हैं। तो भाई देखो, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग पढ़ लिया हमने। 6 अंग होते हैं इसके।
इसका सबसे सबसे शक्तिशाली अंग सुरक्षा परिषद है। अगर ये पूछें कि 6 अंगों में से सबसे शक्तिशाली अंग कौन सा है, तो सुरक्षा परिषद। भाई सिक्योरिटी रहेगी तभी तो बाकी काम होंगे, तो इसका सबसे शक्तिशाली अंग है सुरक्षा परिषद। इसमें कुल कितने मेंबर हैं? कुल मेंबर हैं 15 कुल मेंबर हैं इसके। इसमें 5 स्थायी हैं, उनके नाम भी याद करने हैं। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन, इनको वीटो पावर मिली हुई है, यही बताऊंगा। तथा 10 अस्थायी सदस्य हैं जो 2 वर्ष की अवधि के लिए, यानी जो 10 मेंबर हैं वो हर 2 साल में बदलते रहते हैं, लेकिन 5 तो परमानेंट हैं। 1945 से अब तक 2021 तक 5 के 5 मेन है। कौन कौन से? अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन। इनको क्यों रखा गया? क्योंकि उस समय सेकेंड वर्ल्ड वार के समय ये सबसे शक्तिशाली देश थे, लेकिन अब तो इंडिया भी हो गया है। तो स्थायी सदस्यों को वीटो, निषेध अधिकार की शक्ति प्राप्त है। अब बोलो सर वीटो क्या होता है? बेटा देखो, वीटो का मतलब होता है कि मान लो कोई रूल पारित करना है, तो 193 देशों से वोटिंग करवाई गई और 192 ने कहा हाँ करो, और एक अमेरिका ने मना कर दिया या रूस ने, या मतलब इन 5 में से एक ने भी मना कर दिया, तो वो नहीं होगा। कहने का मतलब पूरी दुनिया अलग, ये 5 की पावर अलग। यानी 193 में से 192 चाहते हैं, इनमें से 4 भी चाहते हैं, लेकिन चाइना ने मना कर दिया तो नहीं होगा। लेकिन अगर ये 5 चाहते हैं कि रूल हो और 100 जितने भी कितने बचे 188 नहीं चाहते, तब भी रूल बनेगा। यानी इनके 5 के पास बहुत पावर है, वीटो पावर, किसी भी चीज़ को मना करने का, निषेध अधिकार, कि भाई मैं मना करता हूँ ये काम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वीटो पावर इन 5 के पास है। 5 के नाम याद रखने हैं आपको। 15 मेंबर टोटल है, 5 परमानेंट, 10 नॉन परमानेंट। ठीक है, शीत युद्ध के बाद से ही संयुक्त राष्ट्र संघ में इसके ढांचे व कार्य की प्रक्रिया दोनों में सुधार की मांग जोर पकड़ने लगी कि भाई इनमें अब सुधार करना चाहिए। ठीक है, जब सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद शीत युद्ध शुरू हुआ 1945 से 1991 तक के बीच शीत युद्ध शुरू हुआ, तो उसके बाद कहा गया कि अब इसमें चेंज लाओ, इस 5 को पावर दे रखी हटाओ, किसी और को पावर भी दो। तो सुधार की मांग जोर पकड़ने लगी। सुरक्षा परिषद में स्थायी व अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाने पर बल दिया गया। ठीक है, मेंबर तो कोई भी बन सकता है, लेकिन पावर केवल 5 के पास है। तो ये आएगा कि किस लिए इसमें तनातानी होती है, तो हम याद रखेंगे कि सुरक्षा परिषद में स्थायी व अस्थायी सदस्यत्व की मांग बढ़ाने पर और इसके कार्य की प्रक्रिया में सुधार लाने पर। ठीक है, अगला गरीबी, भुखमरी, मानव अधिकार, ये मेन पॉइंट हो गए कि गरीबी, भुखमरी, बीमारी, आतंकवाद, पर्यावरण मसले, मानव अधिकार आदि मुद्दों पर भी संयुक्त राष्ट्र को भूमिका को और अधिक सक्रिय बनाने पर, कि भाई अब युद्ध तो होते नहीं, अब मेन प्रॉब्लम क्या है देशों के सामने? गरीबी, भुखमरी, बीमारी, आतंकवाद। तो इन पर अपने एक्टिव प्रेजेंस दिखाएं। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना कि किन किन बातों को लेकर कहा गया कि चेंज आना चाहिए। एक तो सुरक्षा परिषद में जो सदस्यों की संख्या है उसको लेकर, सेकेंडली इसके कार्य प्रणाली को लेकर, चौथा जो नई समस्याएं हैं उन पे इनको फोकस करना चाहिए। ठीक है, वर्तमान में इसके जो एक महासचिव, जनरल सेक्रेटरी होता है, संयुक्त राष्ट्र का प्रतिनिधि होता है, यानी वो पूरा मेन बंदा होता है। जैसे पीएम होता है देश में, वैसे ही महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतिनिधि होता है। वर्तमान कौन है? एंटोनियो गुतेरेस, पुर्तगाल के हैं ये। ठीक है, एंटोनियो गुतेरेस जो पुर्तगाल के हैं, वर्तमान में हैं। बेटा अब तक 9 महासचिव हो चुके हैं, ये नाम याद रखना। पहले ट्राइगवली थे, नॉर्वे के थे, डैग हैमरशेल्ड स्वीडन के थे, यूथांट बर्मा, कुर्ट वॉल्डहिम ऑस्ट्रेलिया, ऐसे सारे नाम हैं। इससे पहले बस याद सकता है कि 2007 से 16 में कौन रहा, तो बान की मून दक्षिण कोरिया के थे। और इस समय करंट में कौन है? एंटोनियो गुतेरेस पुर्तगाल के, जो कि 2017 से अब तक हैं। 2017 से अब तक कौन है? गुटेरेस, एंटोनियो गुतेरेस जो पुर्तगाल के हैं, वो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं। और महासचिव को इंग्लिश में जनरल सेक्रेटरी बोलते हैं। सबसे बड़ा पद होता है किसी भी संस्थान में महासचिव का। किसी भी संस्थान, चाहे वो छोटी कंपनी हो बड़ी कंपनी, महासचिव एक बहुत बड़ा पद होता है जो सारे काम का देखभाल करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यक्रमों में अपना योगदान लगातार देता रहा, चाहे वह शांति सुरक्षा का विषय हो, निशस्त्रीकरण हो, दक्षिण कोरिया का संकट हो, सुएज नहर। तो ये आएगा कि इंडिया ने किन किन मामलों में इसमें वो किया, अपना इनिशिएटिव दिया। तो बेटा किस किस में दिया इनिशिएटिव? शांति सुरक्षा का विषय हो, निशस्त्रीकरण का मतलब होता है भाई कोई भी कंट्री अस्त्र नहीं बनाएगी। दक्षिण कोरिया का संकट में भी इंडिया ने हेल्प करी थी। सुएज नहर के मामले में इराक पर, कुवैत पर आक्रमण हो,
इसके अतिरिक्त मानव अधिकारों की रक्षा, उपनिवेशवाद, रंगभेद का विरोध, शैक्षणिक, आर्थिक, सांस्कृतिक गतिविधियों में भारत की भूमिका महत्वपूर्ण रही। सबसे खास बात है, इंडिया हमेशा अच्छे कामों में साथ रहा है और इसका संस्थापक सदस्य भी रहा है। 24 अक्टूबर 1945 को यूएन बना। फिलहाल इतना आपको करना है याद। तो महत्वपूर्ण पॉइंट है, पूरी वीडियो को देखना है आपको अंत तक, ठीक है। तो भारत ने किन किन चीज़ों में योगदान दिया? शांति सुरक्षा, निशस्त्रीकरण, दक्षिण कोरिया, सुएज नहर का मामला, इराक का कुवैत पर आक्रमण हो, इसके अतिरिक्त मानवाधिकारों की रक्षा, उपनिवेशवाद, रंगभेद, इन सब पे इंडिया ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी। तो बेटा अब आगे बढ़ते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए भारत का पक्ष, तो यानी भारत चाहता है कि मुझे भी इसकी स्थायी सदस्यता दी जाए। तो इंडिया ने कुछ ठोस पक्ष रखे कि भाई मैं क्यों एलिजिबल हूँ। ये कारण है, नंबर 1, आबादी के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा राष्ट्र, सेकंड नंबर पे इंडिया ये। तो आबादी के दृष्टिकोण से बड़ा राष्ट्र है इंडिया। दूसरा पॉइंट, स्थिर लोकतंत्र, यानी जब से भारत आज़ाद हुआ है लोकतंत्र ही है। स्थिर लोकतंत्र व मानव अधिकारों के प्रति निष्ठा, उभरती हुई आर्थिक ताकत, संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में लगातार योगदान और शांति बहाली में भारत का योगदान। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इंडिया ने कई विवादों में शांति बनाए रखने के लिए आह्वान किया और अपनी भूमिका निभाई। तो ये सारे कारण हैं जिसके कारण भारत कह रहा है कि मुझे भी सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्यता का पद दिया जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये बेटा आ सकती है परीक्षा में कि संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रमुख एजेंसियां कौन कौन सी है। तो एक WHO है, इसकी फुल फॉर्म, सबकी फुल फॉर्म याद करनी है आपको। भाई मल्टीपल चॉइस है, फुल फॉर्म आने के पूर्ण चांस है, तो सबकी फुल फॉर्म याद करनी है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनेस्को यानी कि संयुक्त राष्ट्र, ई फॉर एजुकेशन, सोशल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यानी यूनाइटेड नेशन ऑफ, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठन, यूनिसेफ, UN फॉर इमरजेंसी चाइल्ड वेलफेयर फंड। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ, UNDP, चौथा फुल फॉर्म इसकी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, UNHRC, संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्च आयोग, संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन। तो इन सब की फुल फॉर्म ये सब हैं क्या बेटा? ये वास्तव में संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसियाँ हैं। ठीक है, और बार बार मैं आपको याद करवा रहा हूँ कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई है। संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य एवं सिद्धांत, इसका उद्देश्य क्या है आपने पहले इसके आवश्यकता के बारे में पढ़ लिया कि क्यों इसकी स्थापना की गई, कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद कोई और वर्ल्ड वार ना हो, तो इसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। इससे पहले फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई थी। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को बनाए रखना इसका उद्देश्य है। राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण यानी मित्रतापूर्ण संबंधों को बढ़ाना, आपसी सहयोग द्वारा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, मानवीय ढंग की अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को हल करना, अंतर्राष्ट्रीय संधियों और अंतर्राष्ट्रीय कानून को सम्मानपूर्वक लागू करवाना, राष्ट्र की प्रादेशिक अखंडता और राजनीतिक स्वतंत्रता का आदर करना। तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख उद्देश्य हैं। कौन कौन से हैं बेटा? नंबर 1 पे लिखा है अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को बनाए रखना, तो शांति सुरक्षा तो फर्स्ट पे आएगा। फिर राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध, फिर आपसी सहयोग, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो। चौथा है अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ, संधि होती ना, जैसे कि भाई कोई नदी है, अब दो देशों के बीच में है, तो इतना परसेंट पानी तुम लोगे, इतना परसेंट पानी हम लेंगे। जैसे कि बांग्लादेश और हमारे बीच एक समझौता हो रखा है पानी को लेकर, और पाकिस्तान और हमारे बीच सिंधु नदी को लेकर हो रखा है, तो ये समझौता। अब एक और है क्या, संयुक्त राष्ट्र संघ को भाई 2 ध्रुवीयता का अंत हो गया। आपको 1991 में 2 ध्रुवीयता था, उसका अंत होकर एक ध्रुव देश बन गया। तो संयुक्त राष्ट्र संघ को एक ध्रुवीय विश्व में अधिक प्रासंगिक बनाने के उपाय, कि जब एक ध्रुव का देश हो तो इसकी भूमिका क्या हो जाती है। भाई पहले भूमिका थी युद्धों को रोकना, अब भूमिकाएं और भी इसकी बड़ी हो गई हैं। नंबर 1 शांति संस्थापक आयोग का गठन। पहला उद्देश्य क्या होना चाहिए कि शांति संस्थापक, हर देश में शांति रहे, ये संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। क्योंकि 193 कंट्री जब मेंबर 195 में से, तो पूरी दुनिया ही मेंबर है, बचा गया। मानव अधिकार परिषद की स्थापना, यानी कि ऐसी काउंसिल बनाई जाए कि हर देश में मानव अधिकारों की रक्षा हो सके। सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य को, यानी कि आने वाले समय के लिए जो विकास का लक्ष्य वो प्राप्ति
पर सहमति, एक लोकतंत्र कोष, यानी कि हर देश में, अब आपको पता है 193 कंट्री तो हैं जो इसके अंग है, लेकिन अभी भी उनमें से कई कंट्रियों में लोकतंत्र नहीं है। तो लोकतंत्र कोष का गठन, आतंकवाद के सभी रूपों की भर्त्सना मतलब कि खात्मा, न्यायसीधा परिषद की समाप्ति, ये तो हो ही गया न्यायसीधा परिषद, तो ये इसके उपाय हैं। तो अब अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। आज एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था में जब अमेरिका का वर्चस्व पूरे विश्व पर हो चुका है, तो ऐसे में संयुक्त राष्ट्र संघ भी अमेरिकी ताकत पर पूर्ण रूप से अंकुश नहीं लगा सकता, क्योंकि अमेरिका इसके बजट में योगदान अधिक है। भाई सीधी बात है, संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका का ही वर्चस्व है उसमें, क्योंकि ज़्यादातर मनी जो देता है अमेरिका देता है यूएन को, और लिखा हुआ है बजट में बहुत योगदान है। इसके अतिरिक्त इसके जो हेड ऑफिस हैं सारे अमेरिकी भू क्षेत्र पर है, बस हैग को छोड़ के सारे न्यूयॉर्क अमेरिका में, तो इसका मुख्यालय भी अमेरिकी भू क्षेत्र पर है बेटा, ठीक है। इसके बावजूद संयुक्त राष्ट्र संघ वो मंच है जहाँ अमेरिका से शेष विश्व के देश वार्ता करके उस पर नियंत्रण रखने का प्रयास करते हैं, यानी अमेरिका से सारे समझौते होते हैं, ठीक है। तो इसलिए एक ध्रुवीय देश में आज जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसमें किसका कब्जा है? अमेरिका का। ये आ जाए आपके लिए, किसका कब्जा है? अमेरिका का वर्चस्व है। कुछ और संगठन है बेटा, एनजीओ, इसे बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं व गैर सरकारी संगठन, एनजीओ। ये एनजीओ कौन कौन सी एनजीओ है बेटा? एनजीओ मतलब नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संगठन को एनजीओ बोलते हैं। तो इंटरनेशनल लेवल पे भी एनजीओ है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अतिरिक्त कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं व गैर सरकारी संगठन हैं जो निरंतर अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लगे पड़े हैं। इसमें से पहली आईएमएफ है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? वैश्विक स्तर पर वित्त व्यवस्था की देखरेख, यानी कोई गरीब देश है तो उसको लोन वोन दे के उसको विकास में हेल्प करना। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ, मोस्टली बेटा एक तो ये आएगा इस परीक्षा इस चैप्टर से कि भारत कब शामिल हुआ, ठीक है, कितने संस्थापक देश थे और कब संयुक्त राष्ट्र संघ बना और फुल फॉर्म आ सकती हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ये वैश्विक स्तर पर वित्त व्यवस्था की देखरेख करती है और तकनीकी सहायता मुहैया कराती है। वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक कहते हैं इसे। तो विश्व बैंक क्या करता है? मानवीय विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ग्रामीण विकास, पर्यावरण सुरक्षा, आधारभूत ढांचा, सुशासन के लिए काम करता है। यानी कंट्री से लोन ले सकती है। इंडिया ने अरबों का कर्ज ले रखा है इसे विश्व बैंक से। तो मानवीय विकास, मानव के विकास के लिए ये संस्था विकासशील व अविकसित देशों को लोन देती है। विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये वैश्विक व्यापार को यानी पूरे दुनिया के देशों के बीच व्यापार को नियमों को तय करता है। IAEA, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी, ठीक है, एनर्जी एजेंसी तो हो गया। आणविक एटॉमिक, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है ये फुल फॉर्म इसका क्या? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ये संगठन क्या करता है? परमाणविक यानी परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देता है। भाई न्यूक्लियर जो एनर्जी है वो हम बहुत जगह यूज़ कर सकते हैं, बिजली बनाने में, एरोप्लेन को उड़ाने में, केवल बम बनाने में नहीं कर सकते। तो ये करता है कि शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देता है, सैन्य उद्देश्य में इसके इस्तेमाल को रोकने, यानी सेना में इसके इस्तेमाल को रोकता है, और बाकी जो इसके यूज़फुल काम है बिजली वगैरह बनाने में तो हेल्प करता है। ये कई बार आ रखा है। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक एनजीओ है, ये तो वो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, ये एक एनजीओ है। ये पूरे विश्व में मानव अधिकारों की रक्षा करता है। किसी भी देश में अगर किसी मनुष्य जाति पर कोई खतरा दिखता है तो ये उसके खिलाफ आवाज़ उठाती है। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक ह्यूमन राइट वॉच है, ये स्वयंसेवी संगठन है जो मानव अधिकारों की वकालत करता है। यानी कि ये सब किस लिए बने? ह्यूमन राइट के लिए, मानव के अधिकारों के लिए। ये 2, 5 और 6। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस क्या करता है? ये सोसाइटी युद्ध और आंतरिक हिंसा से सभी पीड़ित व्यक्तियों को सहायता, रेड क्रॉस सोसाइटी है कि अगर किसी देश में युद्ध छिड़ गया हो या किसी ने हमला कर दिया, लोग मारे गए, तो उनको पीड़ितों की सहायता और सशस्त्र हिंसा पर रोक लगाने वाले नियमों को लागू करने का प्रयास करती है। ग्रीन पीस नया आया बेचारा, 1971 में आई। फाउंडेशन क्या है? विश्व समुदाय को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए, यानी कि भाई पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएंगे तो हमारा नुकसान है, और पर्यावरण संरक्षण हेतु कानून बनाने पर दबाव डालती है। तो बेटा क्या है? संस्थाएं, ये क्या है? एनजीओज, ठीक है। इस चैप्टर में आपको बुक में एनजीओज, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग, उनके कार्य के बारे में ही जानकारी मिलेगी। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये बेटा आपका हो गया। और एक और है, हालांकि संयुक्त राष्ट्र संघ में थोड़ी कमियां हैं,
लेकिन बिना इसके दुनिया और बदहाल होगी। कहने का मतलब ये नहीं कि इसने पूरी दुनिया में शांति फैला दी, लेकिन कुछ हद तक तो हेल्प करी है। संयुक्त राष्ट्र संघ एक उपरोक्त वर्णित सभी आर्थिक संस्थाओं, गैर संघकारी संगठनों के बीच निर्भरता को क्या करता है, बढ़ावा देता है बेटा, जिससे कि संस्थाओं में उत्तरदायित्वता बढ़ती है। तो सभी एनजीओ और अंतर्राष्ट्रीय संगठन मिलकर काम करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बुक में से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट बताने जा रहा हूँ ताकि इस चैप्टर को आप अच्छी तरह समझ सकें। एक तो बेटा ये बताना था आपको कि ये मैप आपके बुक में है, ये झंडा है, राष्ट्रीय चिन्ह है किसका, संयुक्त राष्ट्र संघ का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है। इसमें दुनिया का नक्शा बना हुआ है, देखो बेटा ये वर्ल्ड का मैप बना हुआ है, और इसके चारों ओर जैतून की पत्तियाँ। ये आ सकता है इसके चारों किसकी पत्तियाँ, जैतून की पत्तियाँ। देखो ये पत्तियाँ किसकी है, जैतून की है। ये पत्तियाँ विश्व में शांति का प्रतीक है। अगर आ जाएंगी संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतीक में जो जैतून की पत्तियाँ हैं वह किसका प्रतीक है, तो वह शांति का प्रतीक है। ठीक है, ये मैप भी बना सकता है ये चित्र, और पहचानना होगा क्या है ये, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का ये प्रतीक है। एक और आपको बताना चाह रहा हूँ बेटा कि जून 2006 में इजराइल ने लेबनान पे हमला किया। यह आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में डालूंगा मैं। तो जून 2006 के दौरान इजराइल ने लेबनान पर हमला किया। ये सब आप पढ़ चुके हैं। एक ये पॉइंट बताना चाहता हूँ, किसने ये बात कही है, ये आ सकता है परीक्षा में। तो डैग हैमरशोल्ड जो संयुक्त राष्ट्र संघ के दूसरे महासचिव थे, उन्होंने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन मानवता को स्वर्ग पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि नरक से बचाने के लिए, यानी कि इतना अच्छा नहीं है कि स्वर्ग पहुंचा दे, लेकिन नरक से तो बचा ही सकता है। और हमारे शशि थरूर जो कि ये सेक्रेटरी थे उस समय, कांग्रेस के उस समय नेता भी थे और सार्वजनिक सूचना संचार के पूर्व मंत्री भी थे, उन्होंने कहा था कि बत कही की चौपाल। ठीक कहा आपने, संयुक्त राष्ट्र संघ में खूब बैठकें होती है, दनादन भाषण होते हैं, खासकर आम सभा के वार्षिक सत्र में, लेकिन जैसा कि चर्चिल ने कहा है कि हथियारों से लड़ाने से बढ़िया जवान की लड़ाई लड़ी जाए। तो कहता है कि यहाँ पे सभी देश की कंट्री आपस में एक दूसरे का मत्था पच्ची करते हैं, लेकिन बढ़िया है भाई, आप युद्ध तो नहीं कर रहे ना, आप आपस में बहस कर रहे हो, सुलझा रहे हो, वो ठीक है। और एक और मेन पॉइंट है बेटा, हाँ IMF के बारे में बताया मैंने आपको। इसकी स्थापना वैसे तो बहुत पहले हो गई थी, लेकिन 189 कंट्री इसके मेंबर हैं, ये याद रखना, 189 कंट्री इसके मेंबर हैं। ठीक है, और G7 में 7 कंट्री हैं बेटा। ये G7 में आपको याद रखना है, G7 में बहुत पावर है। 7 कंट्री, अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, कनाडा। तो G7 में ये 7 कंट्रीज़ हैं, इनका ज़्यादा है, 41.29% इनका मत है 7 वालों को, इन 7 देशों का। बाकी इंडिया का तो बहुत कम है, 2.64% लिखा हो ना बेटा। और बता रहा हूँ मैं आपको, जो मेन लगेगा बताऊँगा ज़रूर मैं आपको। हाँ, ग्लोबल वार्मिंग आजकल जो मुख्य क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ को किस किस में हेल्प करना चाहिए, ग्लोबल वार्मिंग में, कोरोना वायरस के टीके में, ठीक है, इन सब में। हाँ, ये संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कैसे हुई, ये सबसे महत्वपूर्ण डेट है, ये आपको याद करवा रहा हूँ कि सबसे पहले 1941 में अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट और ब्रितानी प्रधानमंत्री चर्चिल द्वारा अटलांटिक चार्टर पर साइन हुए। तो 1945 में जब संयुक्त राष्ट्र संघ बना, उससे पहले कुछ कहानियाँ रही हैं। तो वो कहानियाँ हैं बेटा कि अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट अगस्त 1941 में और चर्चिल द्वारा अटलांटिक चार्टर पर हस्ताक्षर किए। यह आ सकता है कि किसने किए, तो ब्रिटानी प्रधानमंत्री चर्चिल और राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने। 1942 में धुरी शक्तियों के खिलाफ लड़ रहे 26 मित्र राष्ट्र अटलांटिक चार्टर के समर्थन में वाशिंगटन में मिले और संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा पर हस्ताक्षर किए। फरवरी 1945 में 3 बड़े नेताओं रूजवेल्ट, चर्चिल, स्टालिन, भाई रूजवेल्ट किसका था, अमेरिका, चर्चिल, ब्रिटेन, स्टालिन संयुक्त सोवियत संघ, तो इन्हें याल्टा में एक सम्मेलन किया और संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन करने का फैसला किया। मई 1945 में सैन फ्रांसिस्को में एक मीटिंग हुई और 2 महीने तक लंबा सम्मेलन चला। 26 जून 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर पर 50 देशों ने साइन किए। ठीक है, पोलैंड ने 15 अक्टूबर को साइन किए। तो ये आएगा 51वां कौन था, पोलैंड। 50 देशों में इंडिया शामिल था, 51वां पोलैंड था, 15 अक्टूबर को साइन किए और 51 मूल सदस्य देश बने और 24 अक्टूबर की इसकी स्थापना हो गई और 30 अक्टूबर को भारत भी इसमें शामिल हो गया। तो ये आ सकता है कि भारत कब शामिल हुआ, 30 अक्टूबर 1945 को, और 24 अक्टूबर 1945 को क्या हुआ, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। ठीक है, और ये भी आएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाते हैं, 24 अक्टूबर को हर साल मनाते हैं। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है बेटा। ठीक है, 24 अक्टूबर
1945 को जब बना ये संयुक्त राष्ट्र संघ, जब फिर हम 24 अक्टूबर को क्या मनाते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाते हैं। ठीक है बेटा, बुक में यही महत्वपूर्ण था इसलिए मैंने इसको बुक में से लिया, बाकी मैंने नोट्स में से आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, ये सब आपने बुक में बड़ा इंटरेस्टिंग दे रखा है, तो ऐसे इसको ऐसे भी समझ सकते हैं और बाकी मैंने वीडियो में समझाया वो भी देख सकते हैं। ठीक है, ये अंग है इसके, और ये मैंने नाम बता दिया आपको, फुल फॉर्म आपको सबको याद करनी है। और ये महासचिव जो कौन कब से कब रहे हैं ये भी बता दिया आपको मैंने। अभी एंटोनियो गुटेरेस है, ठीक है, ये पुर्तगाल के हैं बेटा, और ये थोड़े बदलाव आए हैं। और ये कौन सा है, विश्व बैंक है, 1944 में, ये नोट करना बेटा आपको डेट, 1944 में विश्व बैंक की स्थापना की गई। ठीक है, जो मेन होगा बेटा मल्टीपल चॉइस में जरूर आएंगे। फिलहाल आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और चैप्टर बहुत ईजी लगने वाला है आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बेटा एक टास्क है आपके लिए, अगर करना चाहें तो ये जो प्रश्न है 10, 11, 12, 13, 14, 15 यानी कि जो ये 17 प्रश्न हैं, इनके उत्तर आप ढूंढेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, सबको पता है 24 अक्टूबर को। कितने देशों ने साइन किए ये भी पता है। यूएनओ का कब बना, 30 अक्टूबर 1945 को बना। ठीक है, और ये कितने देशों ने, 51 देशों ने हस्ताक्षर किए। वर्तमान में 193 देश हैं। यूएनओ का वर्तमान महासचिव कौन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय क्या है, हैग में है। आईएई का फुल फॉर्म, इसके उद्देश्य क्या है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई, प्रथम विश्व युद्ध को रोकने के लिए कौन सा संगठन बनाया गया, ये लीग ऑफ नेशन। यूएनएचआरसी का फुल फॉर्म, विश्व बैंक की स्थापना अभी बताया 1944 में। ठीक है, और कितने स्थायी कितने अस्थायी हैं बेटा ये भी आपको पता है। यूनेस्को का फुल फॉर्म, किस चार्टर में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई, अटलांटिक चार्टर में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का क्या कार्य है, देशों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना। और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना लीग ऑफ नेशन के उत्तराधिकारी के रूप में की गई। तो ये 17 प्रश्न है बेटा, इनके मैं चाहता हूँ कमेंट में आप उत्तर लिख के दें नंबर डाल के, तो मुझे बहुत खुशी होगी। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहें, ताकि आप अच्छे अंकों के साथ 12वीं कक्षा पास करो।